वेलकम एवरीवन। देखिए पिछला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें अभी देखते हैं मस्ट का यूज़। तो मस्ट से प्रायः हमको जनरली यही समझ में आता है कि वह काम जिसको करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है ना। तो काम को करना कंपलसरी है तो उसका नाउन क्या हो जाए, कंपल्शन। तो प्रायः स्कूल लेवल पे, ठीक है, जो 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रायः ऐसा लगता है कि मस्ट के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ कंपल्शन ही दर्शाते हैं या शो करते हैं। ठीक है, जबकि मस्ट के माध्यम से कंपल्शन भी दर्शाते हैं और मस्ट के माध्यम से पॉसिबिलिटी भी दर्शाते हैं। और पॉसिबिलिटी किस हद तक, ऑलमोस्ट सर्टेन, इतना पॉसिबिलिटी कि है तो पॉसिबिलिटी, उसकी गारंटी के साथ उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी इतना है कि लगभग निश्चित ही होगा। ठीक है, ओके। आई एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। अगर किसी ने कहा यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, किसी पेशेंट को कहा, डॉक्टर ने कहा या किसी ने सलाह दे दिया कि यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ मस्ट क्या कह रहा है, तुम्हें हर हालत में मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए। तो यहाँ मस्ट क्या शो कर रहा है, कंपल्शन। लेकिन ये लिखा है द क्लाउड्स आर डार्क एंड हैवी, क्लाउड जो है बहुत घने हैं, काले घने बादल हैं। ठीक है, द क्लाउड्स आर डार्क एंड हैवी, इट मस्ट रेन। ठीक है, तो चाहे जितने भी काले घने बादल छाए हुए हों आकाश में, इसकी संभावना, प्रबल संभावना हो सकती है कि बारिश होगी, पर कोई निश्चितता नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी, हाँ या ना। कई बार बहुत काले घने बादल छाए होते हैं, हवा चली तो गायब हो गया, बारिश नहीं होती है ना। तो जिस तरह से यहाँ मस्ट का यूज़ किया गया है, जिस रेफरेंस में, जिस सिचुएशन में, यहाँ पे मस्ट कंपल्शन शो करे या पॉसिबिलिटी, ये बात क्लियर है। तो मस्ट जो है पॉसिबिलिटी भी शो करता है और कंपल्शन भी शो करता है, यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है, एक पॉइंट और है, जैसे कंपल्शन के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर कंपल्शन, कंपल्शन के लिए, ठीक है, कंपल्शन को मस्ट भी शो करता है और एक वर्ब है हैव टू। क्या, हैव टू। तो कंपल्शन शो करने के लिए हम मस्ट का तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही साथ हैव टू का भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैव टू, पास्ट हो जाएगा तो हैड टू। ठीक है, ओके। तो एक एग्ज़ाम में ये एरर आ सकता है कि अगर कहीं पे कंपल्शन शो करना है, कंपल्शन के लिए, कंपल्शन के लिए हमारे पास दो वर्ब आ गए, दो मॉडल। ठीक है, मस्ट और हैव टू। हैव टू को सेमी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हमें कंपल्शन शो करना है किसी रेफरेंस में, तो कब हम मस्ट का यूज़ करेंगे और कब हम हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम देखेंगे, रफली यहाँ बता रहे हैं, इसके बाद डिटेल में देखेंगे। रफली यहाँ बता दे रहे हैं कि फॉर शोइंग कंपल्शन थ्रू मस्ट, ठीक है, वी शो सच ए कंपल्शन दैट इज़ इंटेंडेड फ्रॉम द स्पीकर साइड। कंपल्शन जो होता है, कहीं पे सामाजिक तौर पे कुछ कंपल्शन हो सकता है, कानूनी कंपल्शन हो सकता है, बोलो भाई, सरकार के तरफ से कंपल्शन हो सकता है, लोकल बॉडीज़ के तरफ से कोई एज अ रूल हो सकता है कि नहीं। एक ये कंपल्शन हो गया। दूसरा कंपल्सन क्या होता है कि आपका मित्र है या आपके टीचर हैं, बस समझे कि नहीं, ठीक है, आपके कोई गार्जियन है, उनके तरफ से उन्होंने कुछ कंपल्सरी बात कह दी, कंपल्शन हो गया। तो ये देखना पड़ता है कि व्हेन द कंपल्शन इज़ फ्रॉम द स्पीकर साइड, जब कोई कंपल्शन स्पीकर के तरफ से, स्पीकर यानी जो बोलने वाले व्यक्ति है, तो वहाँ पे मस्ट लगाएंगे। एनी डाउट? ठीक है, तो मस्ट का यूज़ हम तब करेंगे जब व्हेन द कंपल्शन इज फ्रॉम, व्हेन द कंपल्शन इज फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर्स
साइड। स्पीकर की तरफ से अगर कंपल्शन है तब वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, ठीक है। और स्पीकर की तरफ से नहीं है, इफ़ द कंपल्शन इज एज अ लॉ, एज अ रूल, एज अ कस्टम, बात समझ में? तो किसका यूज़ करेंगे? हैव टू, ठीक है। व्हेन द कंपल्शन is not from the speaker side, speakers sides, but it is from any अदर सोर्स, किसी दूसरे स्रोत की तरफ से अगर कंपल्शन है, ठीक है, या फिर और एनी अदर सोर्स, और इट इज अ रूल, ठीक है, या फिर कस्टम। ऑलराइट, जबकि इस सिचुएशन में भी जहाँ पे हमको हैव टू का यूज़ करना चाहिए, अदर सोर्स से एज अ लॉ या सरकार की तरफ से जो कंपल्शन है उसके लिए भी आम तौर पे लोग मस्ट का ही यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? जैसे इसका एक एग्जांपल हम लिख के बता रहे हैं कि यू मस्ट walk on the footpath, तो फुटपाथ पे चलना, अगर ये जिस तरह से लिखा गया है, यू मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ, आप रोड पे ना चलें, स्ट्रीट पे ना चलें, किस पे चलें? अगर पैदल चल रहे हैं तो फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। बोलो भाई। तो जो व्यक्ति कह रहा है ये कंपल्शन उसके तरफ से है या ये एज अ लॉ है, एज अ रूल है? स्पीकर की तरफ से कंपल्शन तो, ठीक है। तो जब स्पीकर की तरफ से कंपल्शन नहीं है तो यहां मस्ट का यूज ना करके, एनी डाउट? बोलिए, ठीक है। जबकि आप मस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मस्ट को ही हम लोगों ने ज़्यादा सुना है और पढ़ा है, राइट? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अगर टीचर ने कहा यू हैव टू ब्रिंग योर क्लास नोट्स टुमारो, यू हैव टू ब्रिंग योर क्लास नोट्स टुमारो, टीचर ने कहा ना। तो यहाँ कंपल्शन किसके तरफ से है? स्कूल की तरफ से, स्कूल अथॉरिटी की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से है कि क्लास नोट लाने का कंपल्शन किसके तरफ से होगा? टीचर स्पीकर खुद है, तो वहाँ पे हैव टू ना लगा करके मस्ट लगाना चाहिए। ऑलराइट, इसको नोट करिए, इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ऑर्डिनरी तौर पे मस्ट और नीड का कुछ एग्जाम्स में डिफरेंस तो नहीं पूछा, हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न थोड़ा होने लगता है कि हम मस्ट लगाएं या नीड लगाएं जब ये दोनों ऑप्शन एक साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। किताबों में जनरली राइटर्स ने लिख दिया है कि मस्ट जो है सिर्फ कंपल्शन दर्शाता है, सॉरी कंपल्शन भी दर्शाता है और नेसेसिटी भी दर्शाता है। तो ठीक है, अगर मस्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंपल्सन के लिए भी कंसिडर कर लेंगे और नेसेसिटी के लिए भी कंसिडर कर लेंगे मस्ट को, ठीक। लेकिन तब क्या होगा जब उसी में मस्ट के साथ साथ नीड का भी ऑप्शन है। तो नीड बेसिकली आवश्यकता की बात, नीड आवश्यकता, नीड से आवश्यकता ही तो समझते हैं, आवश्यकता नेसेसिटी। तो नीड जो है नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है और मस्ट पर्टिकुलरली कंपल्शन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और जैसे अभी आगे चल के हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं, नीड एंड डेयर, ठीक है।
ये अपने आप में मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, राइट। ठीक है, तो ये नीड और डेयर जो है अपने आप में मॉडल भी है, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और ये अपने आप में मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो बीइंग अ मॉडल वर्ब इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। ठीक है, तो एक तो चैलेंज ये हो सकता है कि आप कैसे पता करेंगे कि नीड या डेयर दोनों में से कोई एक अगर यूज़ हुआ है तो वहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, या फिर मेन वर्ब है। तो आपको पता है कि सेंटेंस में साइड बाय साइड दो या दो से अधिक साइड बाय साइड सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब अगल बगल लगे हों तो हमेशा पहला वर्ब भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब दिया गया है तो वह वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा कैसा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हम हर उस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं जो हेल्प करने का काम करे किसी दूसरे वर्ब को। तो किस मामले में हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है दूसरे वर्ब को, इसका नंबर और टेंस बनाने में। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है या सिंपली मॉडल्स कह दें, ठीक है, ओके, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है। और मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होने के नाते कभी सेंटेंस में अकेला नहीं रहेगा, उसके बाद हमेशा एक वर्ब आएगा, और किस रूप में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, V1 फॉर्म में, राइट। अगर एक्टिव वॉइस में है तो, और पैसिव में है तो यहाँ बी आएगा, बी के बाद V3 आएगा, ऑलराइट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि मस्ट कैसे कंपल्शन शो करता है और नीड जो है कैसे नेसेसिटी शो करता है। ठीक, अब देखिए, ही नीड्स टू टेक, अब आगे सॉरी ही नीड्स होना चाहिए, नीड नहीं होगा, ही नीड्स होगा। ठीक है, सिंगुलर है ना। अब एक तो ये हो गया कि सब्जेक्ट आपने सिंगुलर लगाया और इसको आपने क्या कर दिया, नीड्स कर दिया, है ना। तो अगर मान लिया कि अगर मॉडल वर्ब है, अगर ये मॉडल होता तो बीइंग अ मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब भी तो होता ना। तो हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता। क्या यहाँ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है? तो ये मॉडल वर्ब नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उनका कभी फॉर्म चेंज नहीं होता है। और आपने नीड को नीड्स कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि इसका जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी वर्ब का ही आप फॉर्म चेंज कर पाते हैं, मॉडल वर्ब का भी अपना फॉर्म चेंज, तो इससे पता चल गया कि मॉडल वर्ब नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा आपने ही नीड नॉट वेस्ट, नॉट तो एक एडवर्ब है ना, तो नॉट एडवर्ब जो है दो वर्ब के बीच में ही आता है हमेशा, ठीक है। तो नीड के बाद क्या आ गया? वेस्ट। तो ये नहीं कह रहा उसको खर्च करना, वेस्ट मतलब खर्च करना या बर्बाद करना, है ना। तो यहाँ खर्च करने का भाव दे रहा है, बर्बाद करने का नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये V1 फॉर्म द वर्ब है, तो कह रहा है खर्च करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता नहीं? खर्च करने की। तो ये V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि नहीं? तो यहाँ नीड के बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, तो यहाँ पे नीड मेन वर्ब होगा या मॉडल होगा? मॉडल होगा, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही दिया है। अगर ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज़ होता तो इसका, चूंकि इसका सब्जेक्ट ही है और ये सिंगुलर नंबर का है, तो यहाँ नीड्स होना चाहिए था। डिफरेंस आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो आइए पूरा सेंटेंस को देख लें। ही नीड नॉट वेस्ट हिज मनी लेविशली, यानी कि उसको खुले दिल से, खुले हाथ से पैसा खर्च करने की या बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। भाई पैसा है तो पैसा तो खर्च करने की आवश्यकता है ही, बिना पैसा खर्च किए हमारा काम तो चल ही नहीं सकता। क्लियर? तो पैसा को हम बिल्कुल ना खर्च करें ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मस्ट हमेशा कंपल्शन शो करता है। मस्ट आगे तो काम या तो 100% होगा या 100% नहीं होगा, अगर कंपल्शन शो कर रहा है तो, राइट। लेकिन यहाँ क्या आप कहेंगे कि 100% पैसा खर्च ही मत करो? ठीक है। तो ये कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है। क्या पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, या खुले हाथ से पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है?
खुले, पैसा तो खर्च कर लेकिन खुले हाथ से करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बात नेसेसिटी की हो रही है, इसलिए यहाँ पे मस्ट ना लग के क्या लगेगा, नीड लगेगा। एनी डाउट? और यहाँ पे नीड क्या बता रहा है, नेसेसिटी। ठीक है, और नेसेसिटी में नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, आगे दूसरे क्लॉज में देखिए, ही नीड नॉट वेस्ट हिज मनी लैविशली, कॉमा के बाद ही मस्ट सेव इट फॉर रेनी डेज। फॉर रेनी डेज, रेनी डेज का मतलब होता है मुश्किल घड़ी के लिए या मुश्किल दिनों के लिए, अनफेवरेबल टाइम के लिए, राइट? ठीक है, तो कह रहा है ही मस्ट सेव इट फॉर रेनी डेज। पैसा तो हमें हर हालत में मुश्किल दिनों के लिए बचा के रखना ही चाहिए। तो पैसा मुश्किल दिनों के लिए बचा के रखने की आवश्यकता है, या चाहे जैसे भी हर हालत में बचा के रखना ही चाहिए? कंपल्सरी ना, कंपल्सरी हमको बचा के रखना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कंपल्शन का सेंस आ रहा है कि आवश्यकता का, कंपल्शन, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, नीड ना लग के मस्ट लगेगा। पर यहाँ पे मस्ट नहीं लग सकता था, यहाँ पे नीड ही लगेगा। एनी डाउट? तो यहाँ पे कंपल्शन की बात है तो मस्ट जो है कंपल्शन शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड और, यहाँ नीड है, नीड के बाद V1 आया है ना, और यहाँ नीड के बाद क्या है, 2 + V1 आया है। तो एक ये भी एरर आता है, देखिए, चूंकि नीड और डेयर दोनों क्या है, मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो इनके बाद अगर ये मॉडल है तो हमेशा V1 आएगा, हमेशा, क्योंकि बीइंग मॉडल वो हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो मॉडल के बाद तो सिर्फ V1 ही आता है। ठीक है, तो ये मैं मिटा करके उधर लिखूँ, यही मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। ठीक है, देखिए, अगर जैसे नीड है और डेयर है, डेयर है, ठीक है, तो अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुए, मॉडल वर्ब, ठीक है, और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला नहीं रहेगा, उसके बाद एक कोई ना कोई वर्ब आएगा। तो मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब, नीड, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आता है वो किस फॉर्म में आता है, V1 फॉर्म में आता है। एनी डाउट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे नीड और डेयर के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, तो नॉट के बाद कभी भी 2 + V1 नहीं आएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ V1 ही आएगा। 2 + V1 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, V1 आएगा। ठीक है, इसका एक और ऊपर हम लिख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा है, ये आप लोग को दिख ही रहा है, अगल बगल 2 वर्ब होंगे तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, कोई भी वर्ब सेंटेंस या क्लॉज में अकेला है तो कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वो मेन या ऑर्डिनरी वर्ब होगा, राइट? ठीक है, ये ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा के और देखिए, अगर नीड या डेयर है, नीड है और डेयर है, तो ये मेन वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। और इनके बाद क्या आ गया, नॉट नहीं आया, नॉट नहीं आया। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या आएगा, 2 + V1, और 2 + V1 तो फुल इन्फिनिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, अगर ये मॉडल वर्ब है तो बीइंग मॉडल वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होता है कि नहीं, क्योंकि मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब ही है ना। ठीक है, तो अगर ये मॉडल होता तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद 2 + V1 इन्फिनिटिव आता है या सिर्फ V1 आता है, सिर्फ V1 आता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि नीड और डेयर, नीड और डेयर ये मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब हम लिख देते हैं, मेन ना लिख के ऑर्डिनरी लिख दें। ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, तो अगर ये मॉडल होता तो इसके बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए कि सिर्फ V1 आना चाहिए, सिर्फ
लेकिन आया क्या है 2 + v1 फुल इन्फिनेटिव आया है। तो क्या आप यहाँ पे भी इसको मॉडल कह सकते हैं? नहीं। तो चूंकि आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल की तरह भी काम करता है, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी काम करता है। तो अगर ये मॉडल होता तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव नहीं आता। एनी डाउट? ठीक है, तो ये मॉडल नहीं है। कौन सा वर्ब है? ऑर्डिनरी वर्ब है या मेन वर्ब। एनी डाउट? ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है, तो यही किताबों में आप लोगों को मिलेगा कि नीड और डेयर के बाद यदि नॉट का यूज हुआ है तो उसके बाद 2 + v1 नहीं आएगा, सिर्फ। तो नॉट तो एडवर्ब है ना, और ये v1 तो वर्ब है, तो सीधा हम ले लेंगे कि नीड और डेयर के बाद क्या आ गया है? बोलो भाई, v1 आ गया ना। तो नीड और डेयर के बाद v1 आया है, तो ये मेन वर्ब कहलाएगा या मॉडल वर्ब कहलाएगा? एनी डाउट? तो इसका एक पहचान ये भी ध्यान रखिएगा कि नीड और डेयर के बाद कभी भी नॉट आ जाए तो उसके बाद फुल इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ v1 आएगा, नहीं कि इन्फिनेटिव विदाउट 2 आएगा। ऑलराइट, ठीक है। और जब इनके बाद अकेला v1 आया है तो ये क्या हो जाएंगे? मॉडल। और जब ये मॉडल के रूप में यूज़ हुए हैं तो इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। एनी डाउट? लेकिन जब यहाँ ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है तो हम इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। नीड का जो पास्ट टेंस होगा हम नीडेड कर सकते हैं, डेयर्ड कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर में नीड्स हम कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर में डेयर्स हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही नीड्स टू टेक, अब टू टेक में कुछ भी है, मान लो टू टेक एक्सरसाइज या टू टेक वाटर, जो भी, ठीक है। तो नीड के बाद v1 नहीं आया है ना यहाँ पे, तो ये नीड क्या हो गया? मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब कह लें। तो ये फाइनाइट वर्ब होने के नाते इसका सब्जेक्ट भी है ये, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर में होना, और वर्ब को सिंगुलर में करने के लिए उसके एंड में हम या तो एस लगाते हैं या es लगाते हैं। तो ये मेन वर्ब हो गया। एनी डाउट? यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट ही है, नीड आया है, लेकिन नीड के बाद क्या आ गया? v1। तो नीड के बाद अगर v1 वर्ब आया है तो ये मॉडल हुआ कि नहीं? और मॉडल का फॉर्म तो कभी चेंज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बात एक समझ में आ गई कि नीड और डेयर मॉडल वर्ब होते हैं। अब इसका अलग से हम देख लेंगे बाद में कि कब हम नीड का यूज़ तो आपने देख ही लिया कि नीड नेसेसिटी शो करता है। तो आपको कन्फ्यूज़न एग्जाम में जो होगा अगर ऑप्शन दे दिया, क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जिस तरह का कंपैरेटिव ऑप्शंस हमको दिए जाते हैं उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अकेला नीड का यूज़ करना है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन नीड के साथ ऑप्शन में क्या दे दिया? मस्त, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, कायदे समझना पड़ेगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चन पेपर लेकर के, तो वहाँ और भी बेहतर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे कि नीड और डेयर में क्या अंतर है। नीड तो एक अलग ही चीज़ है, मतलब कैसे यूज़ करेंगे डेयर को। नीड का यूज़ तो हमने देख लिया। ऑल राइट, ठीक है। देखिए, नेसेसिटी और कंपल्सन का मामला हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एबिलिटी के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, बट इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। और इसी का पास्ट इक्विवेलेंट, इसका फॉर्म बदला नहीं है, कैन ने अपना फॉर्म बदला नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैन एक मॉडल है, कुड भी एक मॉडल, कभी भी मॉडल्स का फॉर्म बदलता नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्रेजेंट में कैन एबिलिटी बता रहा है तो पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए हमको एक वर्ब चाहिए, ठीक है। तो पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए कौन आता है? कुड आता है, लेकिन कैन का चेंज्ड फॉर्म ये नहीं है, कैन का बदला हुआ रूप ये नहीं है। एनी डाउट? ओके। और एबिलिटी बताने के लिए हम एबल टू का भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो बी लिखा गया है, बी मतलब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एम इज़ आर वाज वर। तो ये कैन जो है एबिलिटी शो करने के लिए प्रेजेंट में यूज़ होता है,
कुड एबिलिटी शो करने के लिए पास्ट में यूज होता है। और बी एबल टू, यानी एबल टू जो है ये भी एबिलिटी शो करता है, लेकिन एबल टू वर्ब जो है उसका हम यूज करते हैं किसी भी टेंस में, यूज्ड इन एनी टेंस, यूज्ड इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें आई कैन टीच फॉर 4 hours, तो ये क्या कह रहा है, आई कैन टीच, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। ठीक है, आई कैन टीच फॉर 4 hours, मतलब मैं 4 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ। कैन टीच फॉर 4 hours, कोई दिक्कत? ठीक है, आई कुड स्टडी फॉर 6 hours when I was a student. When I was a student. ठीक है, तो क्या कह रहा है, आई कुड स्टडी फॉर 6 hours when I was a student. मैं 6 घंटे तक पढ़ सकता था, यानी पढ़ने की मेरी क्षमता थी 6 घंटे की। यहाँ भी एबिलिटी बता रहा है किन, कहाँ का, प्रेजेंट का। ये भी एबिलिटी बता रहा है कब का, पास्ट का। ठीक है, ओके। लेकिन अगर एक सेंटेंस और हम लिखें यहाँ पे, आई कैन बी एबल टू टीच टुमारो। देखिए क्या कह रहा है, आई कैन बी एबल टू टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाने के लायक रहूँगा, या कल मेरी पढ़ाने की क्षमता होगी या रहेगी, यही बात है ना। ठीक है, तो देखिए अगर सही ढंग से हम देखें तो इसका सेंस तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको पता ही है कि बी एबल टू एबिलिटी बताता है, बोलिए, और कैन भी एबिलिटी बताता है। तो सेम मीनिंग देने के लिए आपने 2 अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज़ कर दिया जो कि सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ से एक को तो हटाना पड़ेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी एबल टू वर्ब अगर आ गया, कभी भी एबल टू, ठीक है, एबल टू, तो एबल टू वर्ब के पहले, एबल टू वर्ब के पहले कभी भी कैन या कुड का आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एबल टू जो है वो खुद ही एबिलिटी बता रहा है। एबल टू खुद ही एबिलिटी बता रहा है, राइट। तो जब एबल टू खुद ही एबिलिटी बता रहा है और कैन भी अपने आप में एबिलिटी बताता है और कुड भी एबिलिटी बताता है, तो हम दोनों सेम मीनिंग देने वाले 2 वर्ड को साइड बाय साइड यूज तो नहीं करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर एबल टू का यूज हुआ है तो एबल टू के पहले कैन या कुड का यूज नहीं होगा। तो एबल टू तो अपना टेंस बना भी नहीं पा रहा है, तो फिर इसका टेंस कैसे होगा? बोले जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा गया है तो यहाँ पे एक बी वर्ब आएगा। बी वर्ब का मतलब एम, इज, आर, वाज, वर या विल, शैल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई एम एबल टू टीच टुमारो या आई विल बी एबल टू टीच टुमारो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? विल और एम दोनों दे दिए तब से? ओ नहीं, वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना। ऑप्शन सुनिए, एग्जाम में जब भी 2 ऑप्शन रहेंगे
तो उसमें इतना ज़रूर रहेगा कि अगर कायदे से आप वेरीफाई करना चाहें तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर की बात हो गया तो आई विल बी कर सकते हैं या आई एम भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आई एम भी हो सकता है या आई विल बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। ऑलराइट, ठीक। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको क्या मिला, ये कि एबल टू के पहले हम कैन या कुड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एबल टू क्या शो करता है, एबिलिटी। तो अब एबल टू चूंकि अपना टेंस तो बना नहीं पाएगा, कैन कुड यूज़ करेंगे नहीं, तो यहाँ पे एक बी वर्ब आएगा या फ्यूचर के लिए विल या शैल आ जाएगा। ऑलराइट, एकदम क्लियर है, ठीक, नोट करिए। ठीक, तो ये आप लोगों को दिख रहा है ये कैसे करना है, एग्जाम में ये जरूर देखिएगा, ठीक है, कि अगर एबल टू वर्ब आए तो उसके पहले कैन या कुड नहीं रहेगा, ठीक है। कैन कुड के बदले यहाँ पे कोई बी वर्ब होगा या फ्यूचर के लिए विल या शैल आएगा, राइट। ओके, ठीक। देखिए जैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि कोई एक एक्सप्रेशन देने के लिए एक ही मॉडल का यूज़ हम नहीं करते, एक से ज़्यादा मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी इससे पहले देखा था, एबिलिटी के लिए हम कुड का भी यूज़ कर रहे थे और कैन का भी यूज़ कर रहे थे और एबल टू का भी यूज़ कर रहे थे, हालांकि एबल टू मॉडल नहीं है, ठीक है। ओके, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए अब कहीं पे संभावना बतानी है तो किसी चीज़ की प्रबल संभावना हो सकती है, किसी चीज़ की मध्यम संभावना हो सकती है, किसी चीज़ की बहुत कम संभावना हो सकती है, यस और नॉट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का तो आपको पता ही है, मस्ट आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट सर्टेन पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट सर्टेन पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट सर्टेन पॉसिबिलिटी, ठीक है। में जो है बहुत ही अच्छा पॉसिबिलिटी बताता है, बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी। तो प्रायः हम जो है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए में का ही यूज करते हैं, गुड पॉसिबिलिटी। ओके, ठीक है। माइट जो है थोड़ा सा वीक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी अगर कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, माइट का। वीक पॉसिबिलिटी, कमजोर पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है। जैसे हम तैयारी तो कर रहे हैं इस बार, लेकिन मुझे खुद को लग रहा है कि जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी हमने तैयारी, कोर्स हमने कवर कर लिया है पूरा, लेकिन जितना हमको रिवीजन करना चाहिए था उतना हो नहीं पाया है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने पढ़ा, पूरा सिलेबस हमने पूरा कर लिया है, लेकिन जितना रिवीजन हमको करना चाहिए था उतना, या जितना प्रैक्टिस करना चाहिए था उतना, तो हम बहुत ज़्यादा सीओटी के साथ नहीं कह सकते कि अगले एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो मैं कहूँगा आई माइट क्वालिफाई इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। लेकिन बहुत अच्छी तरह से हम पढ़े होते, बहुत अच्छी तरह से पढ़ के, बहुत अच्छी तरह रिवाइज करके, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए होते रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी के साथ, तो मैं कह सकता था आई मे क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। ओके, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम मस्ट का यूज़ तो नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आप ऑलमोस्ट सर्टेन पॉसिबिलिटी को बता नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम में या आईएएस में जो टॉप करने वाला है, रिजल्ट आने से पहले भी उसको नहीं पता होता कि वो क्वालिफाई करेगा या इतना कह सकता है कि पेपर बढ़िया हुआ है, पर वो ये नहीं कह सकता ना कि इंडिया में जितने एस्पिरेंट पेपर दिए हैं सबसे अच्छा उसी का पेपर हुआ, ये बात तो उसको नहीं पता है ना, ठीक है। ओके, और कुड जो है ये माइट से भी कमजोर है, ऑलमोस्ट नॉट के बराबर, ठीक है। तो वीकर देन माइट, वीकर देन माइट,
वीकर दैन माइट। माइट से भी कमजोर पॉसिबिलिटी कौन शो करता है? गुड। ठीक है, तो सबसे कमजोर पॉसिबिलिटी कौन शो करेगा? उससे थोड़ा बेहतर, सबसे ज्यादा बेहतर, और मस्त तो ऑलमोस्ट सर्टेन के बराबर। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हैं, जब क्वेश्चंस आप लोग कराएंगे तो वहां जो है हो जाएगा। ठीक है, वैसे बोल के तो एग्जाम्पल हमने बता ही दिया आप लोगों को, क्यों? ठीक है, ओके। देखिए यूजेज ऑफ मे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मे का कैसे कैसे यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेकर के देख ले रहे हैं। ओके, जैसे जनरली बच्चे कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ओके, या फिर टीचर ने बच्चे को कहा मे यू बी सक्सेसफुल। मे यू बी सक्सेसफुल। ठीक है, हम लोग कहते हैं वी ईट, वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। वी ईट दैट वी मे लिव। वी वन फॉर्म द वर्ब है, मे मॉडल है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो मे तो मॉडल ही है ना, तो मॉडल का कुछ अपना एक पर्टिकुलर सेंस होता है, राइट। अब देखिए, जब स्टूडेंट ने बच्चे सर से कहा, टीचर से कहा मे आई कम इन, परमिशन मांग रहा है कि नहीं? तब परमिशन मांग रहा है तो रिक्वेस्ट करके ही मांग रहा होगा, तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सीकिंग परमिशन या रिक्वेस्टिंग, बात एक ही होगा। कोई दिक्कत? तो हम सीधे परमिशन लिख दें। ऑलराइट, जब टीचर ने आपको आशीर्वाद दिया मे यू बी सक्सेसफुल, टीचर ने क्या कहा? तो ऐसा लग रहा है टीचर ने आपको कहा कि मे यू बी सक्सेसफुल, तो आप इसको आशीर्वाद के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में ले रहे हैं, लेकिन टीचर ने अपनी इच्छा जाहिर की ना कि आप सक्सेसफुल हों, तो यहाँ पे विश या डिजायर शो कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? विश या डिजायर, जैसा कह दें। कोई दिक्कत? ओके। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें, ताकि हम, ताकि पर्पस बता रहा है कि नहीं? तो यहां पे मे क्या शो कर रहा है? पर्पस। तो आपके एग्जाम में मे से जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है वो 3 अगर पता है और मे से क्वेश्चन बन गया तो आप फंसेंगे नहीं। दुर्भाग्य एक अलग चीज़ होता है ना? एग्जाम में अक्सर दुर्भाग्य ही साथ देता है कि नहीं? आंसर सही पता होते हुए भी गलत हम कर देते हैं। ठीक है, तो मे के यूजेस समझ में आ गए। जनरली, आमतौर पे जनरली डेली लाइफ में, डेली राइटिंग में, डेली स्पीकिंग में, डेली यूजेस में, ठीक है, हम लोग मे को 3 तरह पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 3 तरह से। ठीक है, परमिशन के लिए, परमिशन लेना या देना दोनों हो सकता है। ठीक है, ओके, या फिर पर्पस के लिए, या फिर सॉरी विश के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए, या फिर पर्पस के लिए। ऑलराइट, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न और दूर कर लेते हैं। जैसा हमें लगता है कि विल जो है हमेशा एक मॉडल है, ठीक है, या माइट जो है हमेशा एक मॉडल है, ठीक है। तो विल अगर मॉडल है, मान लिया विल अगर क्या है? मॉडल है, तो मॉडल होने के नाते हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? तो विल अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो विल को कभी अकेला यूज़ कर पाएंगे कि इसके बाद एक वर्ब आएगा? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा,
इसके बाद आया है क्या? नहीं आया ना, ठीक है, ओके। इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा है? व्हाट इज योर विल। इसका सेंस क्या आ रहा है? तुम्हारी चाह क्या है? चाह का मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है, राइट? अगर कोई वैसे नहीं समझ पाया तो ऐसे समझिए, विल के थ्रू आप फ्यूचर टेंस बनाते हैं कि नहीं? और विल जब फ्यूचर टेंस बनाएगा, विल जब फ्यूचर टेंस बनाएगा या बनाता है, तो वो हिंदी के अकॉर्डिंग गे गा गी का सेंस देता है कि नहीं? तो सेंस वाइज भी आप देखिए, मीनिंग वाइज ये गे गा गी का सेंस दे रहा है क्या? नहीं। दूसरा चक्कर, अगर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है कि नहीं? वो आया है क्या? तो इससे साफ पता चल रहा है कि क्या है? मॉडल तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एनी डाउट? तो अगर किसी एग्जाम में आ गया, अंडरलाइन करके आपसे पूछ दिया गया कि यार बताओ ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो इच्छा, क्या व्हाट इज योर विल, तुम्हारी चाह क्या है? चाह यानी इच्छा, नामित कर रहा है ना, नाम बताया ना, इच्छा फीलिंग को नाम दे रहा है, फीलिंग का नाम है, एहसास का नाम है, और नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बोलिए, नाम है तो नाउन हो जाएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, योर पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं? पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा पोजीशन किस पे देता है? नाउन पे। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एनी डाउट? तो विल यहां पे क्या है? मॉडल नहीं है, क्या है? नाउन है, ठीक। माइट, मे का पास्ट इक्विवेलेंट नहीं, पास्ट इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, माइट एक अलग से मॉडल वर्ब होता है कि नहीं? माइट इज राइट, हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी, है ना, तो उसी तरह का सेंस दे रहा है, माइट इज राइट। अब हमको तो लग रहा है कि माइट, हमने पढ़ा है किताब में या क्लासरूम में कि माइट क्या होता है? एक मॉडल वर्ब है। बोलो भाई। और मॉडल वर्ब होने के नाते ये हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब ये होता तो इसके बाद एक V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता कि नहीं? इसके बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है क्या? नहीं आया है, तो पता चल रहा है कि मॉडल तो नहीं है। अब आप लोगों से पूछो सीरियस है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी एरर पता करने के लिए, कोई करेक्शन करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में किसके पास जाते हैं? इस सेंटेंस में कौन फाइनाइट वर्ब है? इज फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना खुद का एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो इज का सब्जेक्ट कौन बना? माइट। एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। तो ये नाउन है कि नहीं? तो यहां पे यही माइट क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो किसी भी एक वर्ड को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में हम डाल नहीं सकते। वर्ड का यूज हम सेंटेंसेस में करते हैं, और किसी सेंटेंस में कोई वर्ड किस तरह का फंक्शन कर रहा है, किस तरह का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक वर्ड के सेंटेंस के अंदर फंक्शन के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। एनी डाउट? आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम मॉडल वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करते। एक करके देखा जाए, थोड़ा सा है टाइम? हाँ, अगर हम कहें इफ ही विल्स, ही विल्स, विल में एस लगा दिया मैंने, इफ ही विल्स ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू, वो कुछ भी कर सकता है, कॉमा लगा के ही कैन डू एनीथिंग। ओके, ठीक है, कट तो नहीं रहा है? ओके, ही कैन डू एनीथिंग। तो अब इसको अगर कोई भी देखेगा तो पहली नज़र में तो उसको यही लगेगा कि विल में एस लगा दिया, विल्स हो गया, है ना। और विल एक मॉडल है, मॉडल का फॉर्म चेंज नहीं होता है। लेकिन विल को हम जो है एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, और विल को हम नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ हुआ है। इस सेंटेंस का भाव क्या आ रहा है बताइए?
यदि वो चाहे, यदि वो चाहे। गे गा गी का भाव आ रहा है क्या? यदि वो चाहेगा का भाव आ रहा है, यदि वो चाहे। राइट, कोई दिक्कत? चाहे। किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाता है कि नहीं? तो क्या भाव है? यदि वो चाहेगा या यदि वो चाहे। राइट, प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है कि नहीं? प्रेजेंट में यूज हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे मॉडल वर्ब का काम तो नहीं कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑर्डिनरी वर्ब का, यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है। एनी डाउट? तो यहां पे मॉडल तो नहीं है, क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। यदि वो चाहे, चाहने की बात कर रहा है। गे गा गी यानी कि फ्यूचर टेंस तो बना नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब। एनी डाउट? और इसलिए यहां पे इसका फॉर्म चेंज हुआ है। कोई दिक्कत? और यही सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता, यही अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, मैं यहां लिख दूं, इफ दे विल, they can do, they can do anything, वो कुछ भी कर सकते हैं। बोलो भाई। तो विल का यहां फॉर्म तो चेंज नहीं हुआ ना। तो अगर कोई केवल रूल बेस्ड चीजें पढ़ा है, रूल पे आधारित, नियमों पे आधारित चीजों को पढ़ा है, तो उसको यही लगेगा कि विल एक मॉडल वर्ब होता है और मॉडल वर्ब के बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, जो कि दिया नहीं गया। तो सीधे कहेगा कि इस पार्ट में एरर है कि नहीं? इस सेंटेंस का भाव क्या आ रहा है ये बताइए। सेंटेंस भाई भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं, और सेंटेंस जब लिखते हैं तो लिख के भाव व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का भाव समझिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सेंटेंस में क्या लिखा गया? इफ दे विल, यदि वो चाहेंगे या चाहें? यदि वो चाहेंगे, नहीं, यदि वो चाहें। सुनिए मेरी बात, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, कंडीशनल का भी हमने डाला नहीं, कहीं और भी कंडीशनल देख लीजिएगा। जब आप कंडीशनल सेंटेंस कभी भी लिखते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में जो दो क्लॉजेज होते हैं, ये कंडीशनल क्लॉज, ये रिजल्टेंट क्लॉज, दोनों क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता, जब फ्यूचर की बात नहीं करेगा। ठीक है, और खास करके टाइप फर्स्ट कंडीशनल है तो टाइप फर्स्ट कंडीशनल का, ये टाइप फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, टाइप फर्स्ट कंडीशनल का जो इफ क्लॉज होता है या कंडीशनल क्लॉज होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो चाहेंगे क्या भाव नहीं दे रहा क्या? हिंदी में हम लोग गलती से कह देते हैं यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे। यार पास कब हो गए? फ्यूचर में। तो कठिन परिश्रम प्रेजेंट में करोगे ना। तो इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इफ वी विल वर्क हार्ड वी विल पास। तो एग्जाम तो बाद में पास करेंगे, फ्यूचर में वो सही है, वी विल पास तो सही है, लेकिन ये जो हमने कह दिया इफ वी विल वर्क, ये गलत है। हमको क्या कहना चाहिए था? इफ वी वर्क, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसका भाव क्या आ रहा है? इफ दे विल, यदि वो चाहें, यदि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग तो कंप्लीट है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे विल जो है ये एक मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। एनी डाउट? चाहने की बात कर रहा है। ओके, और मेन वर्ब है तो उसका एक सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट कौन है? दे, और दे क्या है? प्लूरल। जब भी प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब को लिखेंगे प्लूरल नंबर में, उसमें ना तो एस लगेगा ना, यहां पे एस इसलिए लग गया क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? क्लियर? तो इस तरह की भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं एग्जाम में, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जैसे आप विल को देखें आप कहेंगे यार विल तो मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद एक V1 आना चाहिए था जो कि आया नहीं है। कुल ये कहने का मतलब मेरा मिला जुला के ये है कि विल को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, विल को नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, माइट को नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो विल अगर नाउन के रूप में यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है,
उसके बाद कोई V1 नहीं आएगा। लेकिन विल अगर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद फिर कोई दूसरा वर्ब आने का चांस नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। और उसका टेंस अपना, ठीक है। विल को हम विल्ड भी कर सकते हैं पास्ट टेंस में, ये मेन वर्ब है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है कि नहीं, फ्यूचर नहीं बता रहा है क्या, प्रेजेंट। यदि वो चाहे, कब चाहे, अभी चाहे, तो आगे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विल का विलिंगनेस के लिए हम विल्ड भी तो कर सकते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, दे परफॉर्म्ड बिकॉज दे विल्ड सो, दे विल्ड सो, उन्होंने ऐसी इच्छा की, उन्होंने ऐसी इच्छा की, इसलिए उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया। तो विल का विल्ड भी हो सकता है, ओके, क्लियर है। तो विल हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी है विल, और विल एक मेन वर्ब भी है, बात क्लियर हो गया, ठीक है।